हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मेरा नाम है हिना टक्कर और आज हम लेकर आए हैं क्वेश्चन बैंक बिजनेस एथिक्स 2026 जून की तैयारी करना चाहते हो या दिसंबर 2026 की तैयारी करना चाहते हो तो ये वीडियो देखे बिना बिल्कुल मत जाना। क्वेश्चन बैंक आज हम लेकर आए हैं। अगर आप बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीटीए, एमकॉम, एमबीए कुछ भी कर रहे हो और बिजनेस एथिक आपका सब्जेक्ट है तो आप जल्दी से ये पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं एक एक क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कस करूंगी। टोटल 14 क्वेश्चन है, कोई से भी 5 या 6 क्वेश्चन आप करके चले जाना, आप आराम से पास हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बैंक हमने इसको नाम दिया है और ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही है। गेस्ट पेपर बोलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोलो, कुछ भी बोलो, यही क्वेश्चन आपके पेपर में छपे छपाए दिखने को देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर इसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो व्हाट्सएप करके ले सकते हैं। नंबर आपके सामने यहाँ मेंशन्ड है 8178359562 पर। ठीक है। बाकी आप फेसबुक, इंस्टा कहीं पे भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन है बिजनेस एथिक्स, डेफिनेशन, नेचर, सिग्निफिकेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप। अब आप सोचेंगे कि मैम इसमें सारे ही चीज़ें आप क्यों समझा रहे हो। तो देखो भाई, वो आपके पूरे साल की जो बुक है, वो एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, वो जो बच्चे पूरे साल में एक बार पेपर देने जाते हैं तो उन्हें भी जानना है कि आपने पूरे साल या 6 महीने में क्या पढ़ाई करी है। तो वो इनमें से कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन तो नॉलेज होनी ही चाहिए। तो सबसे पहले बिजनेस एथिक्स की डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात मैं ये बताना चाहूँगी पढ़ाने से पहले कि हम बिजनेस एथिक्स सब्जेक्ट पढ़ ही क्यों रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। तो ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी इससे पहले कल वीडियो अपलोड कर दी थी एंड मैंने कल ही बनाई थी और कल ही अपलोड कर दी थी और शेड्यूल बिजी था, बट फिर भी मैंने अपलोड करी क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम अलग अलग टाइम पीरियड पे होते हैं। वैसे इग्नू के तो जून में स्टार्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता आपके मई में है या फिर जुलाई में है। ठीक है। मई, जून, जुलाई ऐसे ही कॉलेज के एग्ज़ाम चलते हैं, बट मैं मान के चल रही हूँ कि मुझे अप्रैल के एंड तक जो है काफ़ी सारे सब्जेक्ट क्वेश्चन बैंक कवर करने की पूरी ट्राई करूँगी। ठीक है। क्योंकि अभी मंथ स्टार्ट ही हुआ है अप्रैल का, तो मैं चाहती हूँ कि सारे मैं टाइमली कंप्लीट करा दूँगी। फिर ये जब कंप्लीट हो जाएँगे, तो उसके बाद जो है वन शॉट वाली सीरीज़ आ जाएगी। ठीक है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, वहाँ पे भी काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा और टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाओ। तो हमें ये जानना भी ज़रूरी रहता है कि हम ये किताब क्यों पढ़ रहे हैं। मैंने इससे पहले कल वीडियो जो अपलोड करी थी, वो करी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स की। ठीक है। तो वो तो आप 12th से ही पढ़ते आ रहे हो, 9th क्लास से ही वो सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हो, तो आपको पता चला ही गया होगा कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं। बट बाकी वन शॉट पे मैंने ये सब चीज़ें डिटेल में डेप्थ में पढ़ाई हैं। बट बिजनेस एथिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पीछे कारण क्या है। तो देखो भाई, एथिक्स में क्या आता है। एथिक्स मीन्स दैट कि मोरल, आपकी मोरल वैल्यूज हो गई, स्टैंडर्ड्स हो गए, नॉर्म्स हो गई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो ये सब हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है, वो इसीलिए पढ़ाया जा रहा है कि जब आप कल को ग्रेजुएशन करके या फिर अभी भी आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप बीकॉम करके, बीसीए करके या फिर आप एमबीए करके कल को बिजनेस करोगे, जॉब करोगे या फिर एक नॉर्मल कहीं आप स्ट्रीट से निकल रहे होते हो या कोई भी चीज़ कर रहे होते हो, तो आपको अपनी मोरल वैल्यूज़ का, प्रिंसिपल्स का, स्टैंडर्ड्स का, सारी चीज़ें के बारे में पता होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। तभी आप एक अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सक्सेस ले पाते हो। कि हर चीज़ किताब का ज्ञान नहीं होता कि आपने पढ़ लिया कि ये अगर 10 रुपए लगाए हैं तो 15 रुपए कैसे कमाने हैं, अगर 15 लगाए हैं तो 50 कैसे कमाने हैं। तो ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें ठीक है, ये बिजनेस का पार्ट है। बट इनके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मोरल वैल्यूज़, आपके स्टैंडर्ड्स और नॉर्म को दिखाती है। अगर ये चीज़ें बढ़िया होती है, आपको सही गलत का पता होता है, तो आप अपने बिज़नेस में स्ट्रॉन्ग हो जाते हो। अभी मैं एग्ज़ाम्पल देके आपको समझाऊँगी। जैसे यहाँ लिखा भी है, बिज़नेस एथिक्स की यहाँ डेफिनेशन लिखी गई है कि बिज़नेस एथिक्स रेफर्स टू द मोरल प्रिंसिपल, वैल्यूज़ एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द बिज़नेस वर्ल्ड। सबसे पहले जो-जो मैं समझाती जाऊँगी, आप कॉपी पेन लेके बैठना, जो-जो मैं बोलती जाऊँगी आप नोट डाउन करते जाना और जिन बच्चों ने इसकी पीडीएफ खरीद रखी है या प्रिंट आउट निकाल रखे हैं, वो साइड में भी लिखते जाना ताकि रिवीज़न के टाइम पे आसानी हो। ठीक है? नहीं तो बाद में वो कॉपी और रजिस्टर मिलते नहीं हैं। अगर इसका प्रिंट आउट निकाल रखा है, तो वहीं साइड में इसको पेंसिल या पेन से लिखते रहना, जो-जो मैं एग्ज़ाम्पल देती रहूँगी और एग्ज़ाम में फिर वही एग्ज़ाम्पल काम आएँगे।
तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बोला गया है कि बिज़नेस से ही एथिक्स को क्यों जोड़ा गया? एथिक्स मीन्स तो समझ आ गया, मोरल वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल हैं, स्टैंडर्ड, बट किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से की अगर हम बात करें, क्योंकि जब हम बिज़नेस में ही चीज़ों को समझते हैं कि अगर मान लो एक छोटे से दुकानदार का मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, तो ही आपको समझ आएगा। मान लो कि एक छोटी-सी कोई दुकान चला रहा है, परचून की दुकान चला रहा है, जैसे किराना स्टोर भी हम कहते हैं, जिसमें हम एसेंशियल आइटम होती है, साबुन, सर्फ़, ये बिस्किट हो गया, दूध, दही, ब्रेड, ये सब चीज़ें मिलती है। तो वो अगर कोई पर्सन चला रहा है, तो वो उसके लिए एक बिज़नेस है, चाहे वो छोटे स्केल पे है, चाहे वो बड़े स्केल पे हो, बिज़नेस तो बिज़नेस है। तो अगर मान लो कि कोई ₹10 के बिस्किट है और वो उसे ₹15 में बेच रहा है या ₹12 में बेच रहा है या ज़्यादा चार्ज लगा के बेच रहा है, या फिर कोल्ड ड्रिंक है उसके ऊपर एमआरपी लिखा हुआ है ₹20 और वो ₹40 चार्ज कर रहा है और बोल रहा है कि मैंने ठंडी करके दी है तो मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, तो ये अनफ़ेयर हुआ। यानी कि उसने ठीक नहीं किया और उसको पता है वो गलत कर रहा है। तो ये जो चीज़ें गलत हैं, अनफ़ेयर है, ठीक है? वो चीज़ें सही नहीं हैं। तो लिखा भी है, इट गवर्न व्हाट इज़ राइट और रॉन्ग, फेयर और अनफेयर, चीज़ों का पता लगता रहता है, सही गलत क्या है, फेयर क्या है, अनफेयर क्या है, जस्ट और अनजस्ट क्या है इन बिज़नेस डिसीज़न एंड प्रैक्टिस, कि हम अपने बिज़नेस को करते वक़्त या बिज़नेस के कोई डिसीज़न लेते वक़्त अगर हम कुछ अनफेयर करते हैं, तो यानी कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं, प्रिंसिपल, वो किसी काम के नहीं हैं। इन सिंपल वर्ड बिज़नेस एथिक्स मीन्स डूइंग बिज़नेस इन अ फेयर, हमें ये सिखाया जा रहा है कि जब आप बिज़नेस करते हो या फिर कोई भी काम करते हो, तो बिज़नेस के अंदर एक फेयर, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर तरीके से हमें सामान को बेचना होता है, ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करने, गलत सामान नहीं देना, गलत सामान तोल के नहीं देना। ये सारी चीज़ें जो होती हैं, वो सारी चीज़ें हमारे बिज़नेस एथिक्स, मोरल को दिखाती हैं। इससे हमारा बिज़नेस स्ट्रॉन्ग होता है और हम आगे बढ़ते हैं। दैट बेनिफिट, इससे क्या होता है? सोसाइटी एंड द एनवायरनमेंट, एम्प्लॉयी, कस्टमर एंड ऑल स्टेक होल्डर, जिससे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं? हमारी सोसाइटी के प्रति एक ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। वातावरण में हम काफ़ी सारा नाम कमा लेते हैं, गुडविल बनती है धीरे-धीरे। एम्प्लॉइज़ जो हैं, अब हम मान लो कि रेट ज़्यादा लगाएँ तो एक बार कोई आएगा, दूसरी बार नहीं आएगा और 4 दोस्तों को या 4 पड़ोसी को जाके बताएगा कि इस तरीके से पैसे चार्ज हुए, तो जो आने वाला था वो भी नहीं आएगा। तो इससे कस्टमर पे भी इम्पैक्ट आता है। तो बिज़नेस एथिक्स सिंपल सा हमें ये सिखाता है कि हम अगर कोई बिज़नेस कर भी रहे हैं तो हमारे को सही तरीके से करना है, कोई भी धोखाधड़ी नहीं करनी है। अगर कुछ सामान तोल के दे रहे हैं, बेच रहे हैं, तो अनफ़ेयर तरीके से नहीं, फ़ेयर तरीके से उसको बेचना है और ईमानदारी के साथ और ज़िम्मेदारी तरीके से उसको काम को करना है, ठीक है? एंड नेचर कैरेक्टरिस्टिक की बात करूँ बिज़नेस एथिक की, सबसे पहला आता है नॉर्मेटिव साइंस। इट्स प्रोवाइड नॉर्म एंड स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट अ बिज़नेस ought टू डू, ठीक है? कि बेसिकली नॉर्मेटिव साइंस हम इसे कह सकते हैं क्योंकि ये हमें नॉर्म्स प्रोवाइड कर रहा है, स्टैंडर्ड बता रहा है, ये हमारी बॉर्डर लाइन है, ये सही है, इससे आगे नहीं जाना, अगर इससे आगे जाएँगे तो अनफेयर हो जाएगा, ठीक है? सेकंड आता है यूनिवर्सलिटी। एथिकल प्रिंसिपल में आता है ऑनेस्टी हमें दिखाना है, फेयरनेस देखनी है, रिस्पेक्ट करनी है, अप्लाई टू ऑल बिज़नेस, हर एक बिज़नेस में अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है किराने की दुकान में सामान सही तोल के दे दिया और जो हम कस्टमर से बात कर रहे हैं वो गलत तरीके से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी ठीक नहीं है, हर एक तरीके से उसको फेयरनेस रखनी है, रिस्पेक्ट रखनी है, ऑनेस्टी रखनी है, ईमानदारी रखनी है। ऐसा नहीं, कई बार क्या होता है, मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ किराने स्टोर का ही। कई बार क्या होता है आजकल, ये मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने नोट किया है ये बात या नहीं करी, बट मैंने तो बहुत करी है और अगर आप लोगों ने भी करी है तो प्लीज़ कमेंट करना। अब जैसे क्या होता है कि आजकल हम ऑनलाइन सामान तो मँगा लेते हैं और हमें लगता है हमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल गया है, बट उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सही नहीं होती। अब मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ और अपना ही एग्ज़ाम्पल देती हूँ, जो मैंने सामान ऑर्डर किया और एक नहीं कई बार ऐसा हुआ है। जैसे क्या होता है, ब्लिंकिट है, अब ब्लिंकिट, मैं ये नहीं कह रही कि ब्लिंकिट सही नहीं है या ऐसा कुछ उसके बारे में कह रही हूँ, बट मेरे को जहाँ तक लगता है कि ये जो ऑनलाइन जितने भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं ना, उसमें कहीं न कहीं धोखाधड़ी रहती ही है। हम वो बस अब हमारे को कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, ये ना बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल है और अभी रिसेंटली जो अभी हो रहा है ना, वो मैं आपको एक पिक्चर दिखाना चाह रही हूँ उसकी। जैसे मान लो कि अब रागी का आटा है, ठीक है? अभी बहुत ज़्यादा जो डाइट लेते हैं या डाइट के अकॉर्डिंग चलते हैं, वो रागी आटा कंज़्यूम करते हैं, ठीक है? रागी आटा ऑर्डर कर देते हैं, उसके फिर आप चीला वगैरह बना के खा सकते हो या फिर आप उसकी मतलब रोटी भी उसकी बना के खा सकते हो या फिर इडली वगैरह व्हाटएवर जो भी आपको अच्छा लगता है।
तो कुछ टाइम पहले मैंने ना दो तरफ से आटा लिया था। दो तरफ से क्या कह सकते हैं, मतलब जो मेरे नियर बाय आटा चक्की थी वहां से लिया तो वो नॉर्मल था, उसका टेस्ट पता लग रहा था। बट मैंने जब उसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो वो टेस्ट नहीं था और मैंने ब्लिंकिट से ही मंगाया था। तो देखो भाई, और प्राइस की मैं अगर बात करूं तो प्राइस में भी क्या होता है, आप कोई भी सर्फ एक्सेल या कोई भी सर्फ का एग्जांपल ले लो या कुछ भी ले लो, आप उसमें चेक करना, जो आप नॉर्मल शॉप्स पे जा करके जब खरीदते हो तो उसके प्राइसिंग अलग होते हैं, प्राइस टैग अलग होते हैं, और जो ऑनलाइन आपको दिखता है उसका प्राइस ज्यादा होता है, पर काट के वो कम करके आपको ऑफर दिखा के कस्टमर को बेच देते हैं, और प्रोडक्ट भी हल्का होता है, वो क्वालिटी नहीं होती और पैकेजिंग भी अलग होती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि ऑनलाइन में ऐसा हो रहा है। तो आपके साथ क्या हुआ है वो मुझे कमेंट करके बताना। तो ये है। तो नेक्स्ट आता है डायनेमिक इन नेचर, एथिक्स चेंज ओवर टाइम विद चेंज इन सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड एक्सपेक्टेशन। तो इसका जो नेचर है ना, मतलब बिजनेस एथिक्स का, वो डायनेमिक है, मतलब चेंज हो जाता है ओवर द टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एक्सपेक्टेशन लोगों की बढ़ रही है, कस्टमर की एक्सपेक्टेशन इतनी हाई जा रही है, जब हम दुकान पे जाते हैं तो हम सोचते हैं और भैया और कोई नहीं है, या और कोई ऑप्शन नहीं है, कलर ऑप्शन नहीं है, मतलब कुछ भी, तो वो एक्सपेक्टेशन आ जाती है। रिलेटेड टू ह्यूमन कंडक्ट, इट फोकसेस ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इन द बिजनेस सेटिंग। यानी कि ये हमारा बिजनेस एथिक जो है वो ह्यूमन कंडक्ट है, जो कि फोकस करता है इंडिविजुअल, जो अकेले व्यक्ति हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके बिहेवियर पे नजर डालता है। जैसे अभी इसमें बताया कि क्या चीज सही है क्या गलत है, तो हमने इंडिविजुअल के बारे में बात करी है। कस्टमर एक एक आया तो एक एक के बारे में सोचना है। ऐसा नहीं दिन में 10 कस्टमर आए, 9 को नाराज करके भेज दिया, एक को खुश करके भेज दिया, तो वो भी बेकार है। ठीक है। नेक्स्ट आता है वैल्यू बेस्ड है। एथिक्स इज बेस्ड ऑन वैल्यू लाइक इंटीग्रिटी, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, मतलब हमें कोई धोखाधड़ी नहीं करनी, बिल्कुल क्लियर कट चलना है, ट्रस्ट के साथ चलना है, जिम्मेदारी के साथ चलना है। सोशल इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है ये। इंश्योर बिजनेस एक्टिविटी डू नॉट हार्म सोसाइटी, यानी जो हमारी बिजनेस की जो एक्टिविटी है वो सोसाइटी को हार्म करना नहीं चाहती है। इन्वायरमेंट हो गया या फिर कंज्यूमर हो गया, इन सबको वो जो है हार्म करना नहीं चाहती है, ठीक है, क्योंकि ये सोशल इंटरेस्ट को, सोसाइटी को, समाज को लेके चलना चाहती है। नेक्स्ट आता है वॉलंटरी इन नेचर, एथिकल बिहेवियर इज मोस्टली फॉलोड आउट ऑफ कमिटमेंट, नॉट कंपल्जन थ्रू लॉज सपोर्ट इट। ठीक है। जो एथिकल बिहेवियर है ना हमारा, ये मोस्टली फॉलो करता है आउट ऑफ कमिटमेंट, ठीक है, ये सब चीजें आती हैं इसमें। तो ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप बना के लिख सकते हो, कोई भी 3-4 भी कर सकते हो। इंपॉर्टेंस क्या बिजनेस एथिक्स की, तो देखो भाई, ट्रस्ट, लॉयल्टी, वही पॉइंट्स है। गुडविल को एनहांस करता है, मैंने अभी आपको पहले ही एग्जांपल इसका दे दिया है कि भाई अगर हम फेयर तरीके से काम करेंगे, धोखाधड़ी नहीं करेंगे, दुकानदार अच्छे से कस्टमर को डील करेगा, और कोई सामान अगर एक्सपायरी भी है गलती से या कोई खराब भी निकला है फिर भी वो वापस ले ले, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कि मतलब आपको बताते हैं। तो वही बताया कि ये सब चीजें होंगी तो गुडविल इनहांस होगी, इमेज भी अच्छी होएगी, रिटेन एम्प्लॉय जो होंगे वो अट्रैक्ट एंड रिटेन एम्प्लॉय, यानी पीपल प्रेफर वर्क इन एथिकल एंड फेयर वर्क प्लेसेस, है ना। एंड नेक्स्ट आता है लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी को भी प्रमोट करता है, क्योंकि हम फेयर तरीके से करेंगे तो फायदे ही फायदे हैं। इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिजनेस रिस्क कम होते हैं, ये सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हैं। एडवांटेजेस में भी वही सारे पॉइंट्स ही हैं, सेम है, आप लिख सकते हो। बिजनेस एथिक्स के कुछ बेस्ड यहाँ टाइप दिए गए हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट, वो भी वही सारे हैं। बस एक प्रोफेशनल एथिक्स, ये तो पर्सनल एथिक्स था जिसमें ऑनेस्टी आती है, रिस्पेक्ट आता है, इंटीग्रिटी जो मैंने ऊपर बताया था, ये वाला पॉइंट है। और जो ये वाला है ना प्रोफेशनल एथिक्स वाला, इसके अंदर आपके अकाउंटेंट, डॉक्टर, लॉयर्स आते हैं, ये प्रोफेशनल होते हैं। कॉर्पोरेट में आपके कोड ऑफ कंडक्ट एंड पॉलिसीज जो बनाई जाती है ना, वो कॉर्पोरेट एथिक्स का पार्ट है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ये काफी लंबा था क्वेश्चन, बाकी काफी कुछ था इसमें। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स, तो फिर से वही है, बिजनेस एथिक की डेफिनेशन तो वही मैंने समझा ही दी है, ठीक है। प्रिंसिपल एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रिंसिपल में आता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रिटी, बिजनेस मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल इन ऑल एक्टिविटी, वही सारे हैं कि बिजनेस जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रूथफुल होना चाहिए हर एक एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। जैसे कि एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, फ्रॉड को अवॉइड करे, मैनिपुलेशन ना करे,
डिलीवरी, व्हाट इज प्रॉमिस, क्या डिलीवरी के लिए बोला था वो सब प्रॉमिस किया वो काम करे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, फेयर प्राइस करे, फेयर वेजेस दे, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना करे। ये वाला मैं एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे मान लो ये एक बिजनेस है, इसके अंदर 4 वर्कर काम कर रहे हैं, लेट सपोज, ठीक है। तो उसमें क्या है, 4 वर्कर काम कर रहे हो, यहाँ से कंज्यूमर आ रहा है सामान लेने, ये कौन है, कंज्यूमर, और ये कौन है, उसके वर्कर, ठीक है। तो मान लो कि वो कंज्यूमर को खुश कर रहा है लेकिन वर्कर को रुला रहा है, यानी कि उसको फेयर वेजेस नहीं दे रहा, ये वाला पॉइंट है। तो भी दिक्कत है। अगर उसको अच्छी फेयर वेजेस दे, हर किसी को इक्वल समझे, वर्कर को कोई भेदभाव ना रखे, तो ये वाले पॉइंट्स है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपेरेंसी में आता है कोई टर्म्स को लेके कुछ छुपाए नहीं, फुल डिस्क्लोजर होने चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए स्टेक होल्डर्स के साथ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी में आता है कि जो मिस्टेक है उसको एक्सेप्ट करे, कि गलती करी है तो माने, ये नहीं कि उसको छुपाए और दबाए। रॉन्ग रॉन्ग जितनी भी गलत प्रैक्टिसेस होती है उसको करेक्ट करे, और साथ ही साथ अगर कुछ मिसकंडक्ट हुआ है तो उसके लिए आंसरेबल भी होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रिस्पेक्ट फॉर स्टेक होल्डर, यानी कि वो इज्जत करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए किसके, स्टेक होल्डर की, जैसे कि एम्प्लॉय, कस्टमर, सप्लायर, ये जो बाहर के हैं इन सब की रिस्पेक्ट करे, एक से अच्छे से बात करे, बाकी से ना करे तो वो भी बेकार ही होगा, ठीक है। इतने पॉइंट्स बहुत है। नेक्स्ट आता है मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा प्राइवेसी। तो देखो भाई, रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल एंड सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल information from unauthorized access, use, disclose, or misuse. It focus on individual right to control how their data is collected, stored, shared, and processed by organization or digital platform. देखो होता क्या है ना, डेटा प्राइवेसी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये समझना है। डेटा प्राइवेसी यानी कि जो हमारा डेटा है वो प्रोटेक्शन में होना चाहिए, कुछ चीज़ें जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, छुपी हुई होनी चाहिए, डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट ही होनी चाहिए, ठीक है, और सिक्योर रहें। तो डेटा प्राइवेसी के कुछ इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करो, जैसे कि किसी का नाम, एड्रेस, ब्लैंक डिटेल, पासवर्ड, हेल्थ रिकॉर्ड्स, इसका हमें मिसयूज नहीं करना, और आजकल ये सबसे ज्यादा हो रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि हमें पता तो होता है, हमने बिजनेस एथिक्स पढ़ा तो होता है, मोरल वैल्यू क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, स्टैंडर्ड क्या है, लेकिन हम उसका मिसयूज कर देते हैं। जैसे कि अभी डेटा बिक रहा है मार्केट में बहुत ज्यादा, ठीक है। आपको मैं एक अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ। काफी टाइम पहले क्या था कि मैं, अब मुझे नहीं पता नाम क्या है क्या नहीं है, बट वैसे ही किसी किसी ने मेरे साथ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करी थी, उनको की कॉल आया था, और वो XYZ जगह से है, ठीक है। तो वहां पे क्या है कि उनका काम क्या है, उसका मतलब वो 18 या 20 साल का बच्चा है, और उसका काम क्या है कि वो दिन में काफी सारे फोन लगाता है, ठीक है, और दिन में कॉल्स लगाने के बाद बहुत सारे फ्रॉड करता है। फ्रॉड कैसे, डेटा चुरा लेता है, और जिनके बैंक अकाउंट में पैसे होते हैं उनको कॉल लगा लगा के उनसे OTP मांगने की कोशिश करता है। तो दिन में 100-50 फोन भी लगाएगा तो कोई 2 भी फंस जाएंगे, तो भी उसके दिन बन जाएगा, उसके पैसे बन जाएंगे। तो यानी कि डेटा आया, ठीक है, डेटा पड़ा है उसके पास, उसको मिला और उसने लीक कर दिया, तो ये भी हो सकता है, या आगे डेटा बेचना, ये सारी चीजें जो है बेकार की हैं, ठीक है, और एक न एक दिन फिर बंदा फंस जाता है और कुछ नहीं होता। बिल्ड ट्रस्ट, कस्टमर्स ट्रस्ट बिजनेसेस दैट कीप द इंफॉर्मेशन सेफ। और कुछ बिजनेसेस को रहता है कि जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो सेफ रहेगी। साइबर क्राइम को प्रिवेंट करना, जैसे फ्रॉड, हैकिंग, यही मैंने एग्जांपल दिया आपको कि ये सबसे ज्यादा रिस्क हो रहा है, इसको कम कर देता है, ठीक है। अगर हमें अपने रूल्स, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड पता है कि डेटा लीक नहीं करना या फिर किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करनी, लीगल रिक्वायरमेंट्स में आता है, प्रोटेक्शन लॉज वगैरह आते हैं, तो मेनी कंट्री हैव डेटा प्रोटेक्शन लॉ। काफी सारी कंट्रीज के पास डेटा प्रोटेक्शन लॉज भी हैं, जैसे यहाँ दे भी रखा है, इंडिया DBDB एक्ट 2023 हो गया, ठीक है, GDPR इन यूरोप हो गया, ये सारे आते हैं। बिजनेस रेपुटेशन भी मेंटेन रहती है, ब्रांड इमेज बनी रहती है। अगर डेटा लीक अगर डेटा लीक कैन डैमेज द ब्रांड इमेज, अगर डेटा लीक हो जाता है तो हमारी जो ब्रांड की जो इमेज है, एक पिक्चर है, वो खराब हो जाती है, डैमेज हो जाती है, और जो लीगल की पेनल्टीज होती है वो भी भरनी पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है की एलिमेंट्स डेटा प्राइवेसी। डेटा को इकट्ठा करना, डेटा को यूज करना, डेटा को स्टोर करना, डेटा को शेयर करना, कंसेंट हो गया,
एंड डेटा एक्यूरेसी एंड राइट टू असेस एंड कंट्रोल। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स रहते हैं इसमें ना। क्या होता है कि ये तो आपने पहले स्टैटिस्टिक में भी पढ़ा होगा कि जो डेटा होता है ना उसको पहले इकट्ठा कर लो। ठीक है, पहले इकट्ठा करना होता है। ठीक है, फिर उसको यूज कहाँ कहाँ करना है। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा भी है, ईमेल कलेक्टेड बाय बिलिंग शुड नॉट बी यूज फॉर मार्केटिंग विदाउट परमिशन। तो यहाँ एक अच्छा सा एग्जांपल भी दिया है इन्होंने। डेटा स्टोरेज में आता है आपका इंस्क्रिप्शन है, एक्सेस कंट्रोल है, पासवर्ड प्रोटेक्शन करना, ये सब आता है। डेटा शेयर, डेटा शुड नॉट बी शेयर विद थर्ड पार्टीज। आप सोचोगे कि मैम एथिक्स में, बिजनेस एथिक्स में ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो देखो भाई ये भी हमारा मॉरल नॉर्म स्टैंडर्ड का ही पार्ट है कि आप, अगर आपके पास कोई डेटा है या फिर किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो और आपको काफी सारे बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों की इंफॉर्मेशन आई है, तो आपको कैसे डेटा को बचा के रखना है, सेव करके रखना है ताकि वो लीक ना हो। डेटा को शेयर कैसे करना है, किस तरीके से करना है, बिना किसी कंसेंट के आपको शेयर नहीं करना। ऐसे डेटा को बचा के रखना है, उसका मिसलीड नहीं करना, एंड ये सब होता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो। बैटरी थोड़ी लो है बट वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी है। अब आता है साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। तो मीनिंग कॉन्सेप्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो साइबर सिक्योरिटी रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग कंप्यूटर्स, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड डिजिटल सिस्टम फ्रॉम साइबर थ्रेट्स, अटैक एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। देखो साइबर सिक्योरिटी क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी ऑनलाइन का ज़माना है, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो हमें अपने डेटा को सेव करके रखना है। अगर हम कोई ऑनलाइन काम करते हैं और हमारे पास बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो हमें अपने कंप्यूटर को कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने नेटवर्क को, सॉफ्टवेयर को, डेटा को बचा के रखना है ताकि हमारे डेटा की चोरी ना हो, उस पर कोई अटैक ना कर पाए, अनऑथराइज एक्सेस ना हो पाए। ठीक है, तो ये सारे हैं इसके फायदे। इसके जो ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य क्या है, वही है कि डेटा जो है, इंश्योरिंग डेटा रिमेन एक्यूरेट हो, ट्रस्टवर्दी हो, इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखें, वही सारे पॉइंट्स आप बना के लिख सकते हो, वही सब है। साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस क्या है कि सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करो, जैसे कोई किसी की बैंक डिटेल है, पासवर्ड है, ये सब। प्रिवेंट साइबर क्राइम लाइक आइडेंटिटी थेफ्ट हो गया, ऑनलाइन फ्रॉड्स हो गए। ठीक है, कस्टमर के ट्रस्ट को बिल्ड करके रखना, वही सारे पॉइंट्स आप बना के आराम से लिख सकते हैं। और फिर जैसे कॉमन साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में आता है, जैसे फायरवॉल्स है, तो ये हार्मफुल ट्रैफिक को फिल्टर कर लेता है। एंटीवायरस आपको पता ही है, डिटेक्ट कर लेता है कोई भी सॉफ्टवेयर में दिक्कत हो तो। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, कन्वर्ट डेटा इनटू अनरीडेबल कोड टू प्रोटेक्ट इट। ठीक है, मल्टी फैक्टर में क्या होता है, एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लाइक ओटीपी आता है ना, जैसे कि हाँ भाई अगर आपने कोई पासवर्ड लगाया भी है तो ओटीपी डालोगे तो ही खुलेगा, तो ऐसे बैकअप सिस्टम आता है, प्रोटेक्ट डेटा इन केस ऑफ अटैक हो गया। रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स में सिक्योरिटी वीकनेस को ये फिक्स कर देता है। वो सारे पॉइंट्स हैं, बाकी जिनको ज़्यादा नहीं पढ़ना ना, वो फिर ये यहाँ ये वाला पढ़ लेना कंक्लूजन बस। ठीक है, तभी मैंने ऐसे बनवाया पीडीएफ कि जिनको ज़्यादा नहीं पढ़ना एंड मोमेंट पे, तो ये कंक्लूजन पढ़ के भी आप बना के लिख सकते हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन के साथ, एथिकल थ्योरी एंड अप्रोचेस। अब हम इसके अंदर कुछ थ्योरीज हैं, अप्रोचेस हैं, वो हम समझेंगे, जो कि हमारे एक डिफरेंस की फॉर्म में इसको समझेंगे। जो डिफरेंस है, टेलीलॉजिकल एंड डेंटोलॉजिकल अप्रोच है, ये दो अप्रोचेस हैं जिसमें हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करें एथिकल थ्योरी के बारे में। अगर हम बात करें तो जो एथिकल थ्योरी है वो हमें प्रोवाइड करती है framework to decide what is morally right or wrong. Two major approaches in ethics are teleological and deontological. They guide individuals and organization on how to make ethical decisions. दोनों की जो थ्योरीज है वो डिफरेंट है। आपको बस इसमें ये समझाया गया है कि एक फ्रेमवर्क दिया गया है सो दैट कि डिसाइड कर पाए मोरली कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ठीक है, तो इसका सीधा मैं डिफरेंस पे आती हूँ, पहले डिफरेंस समझा देती हूँ सो दैट अगर डिफरेंस समझ आ गया तो ऊपर भी वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, समरी की फॉर्म में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टेलीलॉजिकल एथिक्स के बारे में, तो इसको हम थोड़ा समझते हैं कि ये होता क्या है। यही दो अप्रोचेस हैं जो हमें समझनी है। सबसे पहले बात करते हैं
टेलीलॉजिकल एथिक्स बताता है हमें कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। यानी कि अगर हम कुछ फेयर करते हैं या फिर हम कुछ अनफेयर करते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हम सही भी करते हैं, कुछ बिहेवियर हमारा सही भी होता है और कुछ गलत भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि मैं एक छोटे से एग्ज़ाम्पल से आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे मान लो कोई पर्सन है, उसके पास बहुत अच्छी एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, बट उसके पास कोई भी डिग्री नहीं है। तो जब तक उसके पास डिग्री नहीं होगी, वो किसी एमएनसी कंपनी में नहीं जा पाएगा, एक अच्छी कंपनी में नहीं जाके जॉब ले सकता। तो उसने सोचा क्यों ना मैं एक फेक डिग्री बनवा लेता हूँ। यहाँ पर जब वो फेक डिग्री बनवा के जॉब उसको मिल जाती है, किसी भी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसके अंदर उसको जॉब मिल जाती है, किसी भी डिपार्टमेंट में, जिस भी डिपार्टमेंट में वो काम करना चाहता है। तो उस डिपार्टमेंट में जॉब लेने के बाद अगर रेवेन्यू इंक्रीज़ होता है, सेल्स इंक्रीज़ होती है, प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है, ग्रोथ भी होती है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो उसने सेल्स बढ़ाई है, दैट मीन्स वो एक अच्छा बिहेवियर है, वो इसका एक राइट बिहेवियर था। बट उसने फेक डिग्री बनवाई, वो उसका एक रॉन्ग डिसीज़न था, वो उसने अनफेयर किया। तो यहाँ पर फ़र्क ये नहीं पड़ता कि जो बिहेवियर है, ठीक है? वो सही था या गलत था, आपका जो आउटपुट है वो, यानी जो आपके यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंस है, रिजल्ट जो है वो सही आ रहा है, तो दैट मीन्स वो आपका टेलीलॉजिकल एथिक्स है। और यहाँ साफ-साफ लिखा भी है कि वो फोकस कर रहा है, फोकस किस पे करता है? कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट पे डिपेंड करता है कि आपका रिजल्ट सही है, तो सब चीज़ सही है, ठीक है? अच्छा, और अब आता है नेक्स्ट को समझने की कोशिश करते हैं हम। जो सेकंड वाला है वो आता है डोंटोलॉजिकल एथिक्स। क्या होता है? ड्यूटीज़, रूल्स एंड इंटेंशंस। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, इसके अंदर जैसे कि मैंने अभी एग्ज़ाम्पल दिया उसी डिग्री पर्सन का, यहाँ पे उसने फेक डिग्री बनवाई है, उसने अनफेयर किया, दैट मीन्स वो उसके जो रूल्स हैं वो सही नहीं है। मतलब इसमें रिज़ल्ट से कोई लेना-देना नहीं है, रिज़ल्ट सही है या गलत है, बस अगर उसने गलत किया है तो गलत ही होगा और वो डोंटोलॉजिकल एथिक्स के अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो इसके अंदर की जो एक्शन होता है, वो प्रोड्यूस बेस्ट आउटकम होता है और इसके अंदर क्या होता है, मोरल रूल्स होते हैं, ठीक है? और रिजल्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, फ्लेक्सिबल बेस्ड ऑन आउटकम, आउटकम के ऊपर ही फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड करती है, ठीक है? और इसके अंदर यहाँ पे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, लाइंग मे बी अलाउड इफ इट इज़ येट बेनिफिट। साफ ज़ाहिर-सी बात है, मैंने आपको जो एग्जांपल दिया, उसमें देखो भले ही उसने फेक डिग्री बनवाई बट रिज़ल्ट उसको सही मिला, कंपनी की सेल्स बढ़ गई ना, उनको फ़ायदा हो गया ना। तो अगर यहाँ झूठ भी बोल रहा है या झूठ भी बोल रही है, गलत भी कर रहे हैं और उससे आउटकम अच्छा आ रहा है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सब कुछ ओके है और वो किसका पार्ट है? टेलीलॉजिकल का पार्ट है। बट डोंटोलॉजिकल एथिक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे झूठ बोलना, गलत करना, अनफेयर करना, वो सब गलत ही माना जाता है, चाहे रिजल्ट अच्छा ही क्यों ना आए। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। बस यही चीज़ें हैं जो आपको ऊपर भी समझनी है और एथिकल व्यू भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कंक्लूजन आप वो बच्चा पढ़ सकता है जिसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना, ठीक है? अ, तो इस तरीके से था। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप इसमें बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है, जो क्वेश्चन आता है वो आता है यूनिवर्सलिज्म एंड एथिकल रिटेलिज्म, ठीक है? तो इसके अंदर हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है, ठीक है? तो इसके डिफरेंस पे आ जाते हैं क्योंकि डिफरेंसेस से ही आप इजी समझ पाओ। ये डिफरेंस समझ आ गया तो सारे पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं, बस इलैबोरेट कर रखा है ऊपर। तो मैं शॉर्ट तरीके से समझा रही हूँ। तो यूनिवर्सलिज्म में क्या होता है, जो हमारे मॉरल स्टैंडर्ड होते हैं वो सबके लिए सेम होते हैं, किसी के लिए अलग नहीं होते। चाहे हम किसी भी कलर के हैं, चाहे हम गोरे हैं, काले हैं, सांवले हैं, या फिर हम किसी भी रेस, रिलीजन, कंट्री, जेंडर, कुछ भी हमारा अगर अलग है, तो दैट मीन्स हमारे जो भी मोरल स्टैंडर्ड हैं वो सबके लिए सेम रहते हैं, कॉमन। जैसे कि रूल्स हैं, जैसे कि लॉ है, वो कानून जो है वो सबके लिए बराबर, ऐसे नहीं है काले लोगों के लिए अलग है, गोरे लोगों के लिए अलग है, या फिर जो दूसरी कंट्री है उसमें अलग है, उस रिली जो चीज़ सही है वो सही होगी और जो गलत है वो सबके लिए ही गलत होगी, डेफ़िनेटली गलत होगी, ठीक है? ठीक है? तो ये आता है। और एथिकल रिलेटिविज़्म में क्या आता है, डिफर अक्रॉस कल्चर एंड इंडिविजुअल। ये हमारे इंडिविजुअल अलग-अलग पर्सन और कल्चर पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैं अब एग्ज़ाम्पल देती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लैरिफ़ाई हो जाएगा, ठीक है? तो जैसे मैंने कानून का एग्ज़ाम्पल लिया था, किसके लिए? यूनिवर्सलिज़्म के लिए। यूनिवर्सलिज़्म मतलब यूनि
ठीक है, तो यूनिवर्सलिज्म आपको समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कुछ बताया भी गया है, जैसे यहाँ देखो लिखा भी है एथिकल यूनिवर्सलिज्म के बारे में क्या बात बताई गई है, इसको हम जो है मोरल यूनिवर्सलिज्म भी कहते हैं। देयर आर यूनिवर्सल मोरल प्रिंसिपल दैट अप्लाई टू ऑल पीपल, हर किसी के लिए अप्लाई किए गए हैं, चाहे वो किसी भी कल्चर का है, किसी भी टाइम पे सब के लिए सेम रहता है। जैसे ऑनेस्टी है, ठीक है, जस्टिस है, ह्यूमन राइट्स है, हर किसी की इज्जत करो। ऐसा नहीं है कि जो काले लोग हैं उनको बोल दिया कि आप दूसरों की इज्जत करा करो और गोरे लोग इज्जत नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई चोरी नहीं करनी, कोई झूठ नहीं बोलना, किसी को हार्म नहीं पहुंचाना, ये सब के लिए कॉमन है। चाहे आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, ये छोटे मोटे जो चीजें हैं वो हमें कॉमन है हमारे लिए। सेम रूल्स हैं सबके लिए, फिक्स मोरल स्टैंडर्ड है, ठीक है। नॉट चेंज बाय ओपिनियन, ये किसी के ओपिनियन के हिसाब से नहीं चलता कि हाँ भाई ठीक है इस तरीके से चलना है या उस तरीके से चलना है। तो ये सारे यहाँ पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि ह्यूमन के राइट्स हैं, मैंने लॉ का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे ये सब आता है। नेक्स्ट जैसे कि एथिकल में अगर बात करें तो एथिकल में क्या होता है, फ्लेक्सिबल। जैसे एथिकल रिलेटिविज्म में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी रिलीजन के अंदर क्या होता है कि कोई त्योहार मनाते हैं, किसी में उस त्योहार पे पूड़ी बनाई जाती है, तो किसी में कुछ और बनाया जाता है। तो ये अलग अलग इंडिविजुअल एंड कल्चर पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन सोसाइटी पे भी डिपेंड करता है, कल्चर पे, कंटेक्स्ट पे, ये सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स बता रही हूँ मैं, और ये फ्लेक्सिबल है। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हो। डिफिकल्ट टू जज ड्यू टू वेरिएशन, वेरिएशन की वजह से हम हमारे को दिक्कत होती है कि हम उसको जज कर पाए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिफाइंग हार्मफुल कल्चरल प्रैक्टिसेस, और जबकि यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन के राइट्स हैं, ग्लोबल वैल्यूज हैं। ठीक है, और ये फिक्स्ड होती हैं, यूनिवर्सल हैं, हर जगह सेम होती हैं, इजी टू जज एक्शन होता है, कल्चर की वैल्यू को इम्पोज करता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ फर्म, क्या होता है। तो शेयर होल्डर की जो थ्योरी है वो हमें क्या समझाती है, तो हम इसको समझते हैं एक बारी। तो ये बोलता है कि द शेयर होल्डर थ्योरी ऑफ द फर्म आर आल्सो नोन एज फ्रीडमैन डॉक्ट्रिन वाज प्रपोज्ड बाय इकोनॉमिक्स मिल्टन। ठीक है, 1970s में ये थ्योरी दी गई थी, जिसमें मकसद क्या था बताने का, कि जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है ऑफ अ बिजनेस की, वो यही है कि टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर इट शेयर होल्डर, यानी कि मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। मैनेजर आर एजेंट ऑफ ओनर एंड मस्ट एक्ट इन फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर, एनी एक्टिविटी डज नॉट इंक्रीज शेयर होल्डर वेल्थ इन आउटसाइड द पर्पज ऑफ बिजनेस। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम बात करें, तो उन्होंने हमारे को कुछ बताया था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से मतलब है कि जो मेन गोल है ना फर्म का, वो यही होना चाहिए कि जो शेयर होल्डर की वेल्थ है ना उसको बढ़ा दो। क्योंकि शेयर होल्डर कौन है, जो हमारी कंपनी के मालिक हैं, जो हमारी कंपनी के अंदर पैसा लगा रहे हैं, शेयर को खरीद रहे हैं, तो उनकी वेल्थ बढ़नी चाहिए। ठीक है, और अगर वो हमारी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो भाई उनकी वेल्थ तो इंक्रीज होनी चाहिए। प्रॉफिट बाय इंक्रीजिंग प्रॉफिट बढ़ेगा तो वेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि यूज कंपनी रिसोर्सेज एफिशिएंटली। मैनेजर की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, जैसे कि जो रिसोर्सेज हैं फर्म के या कंपनी के, वो एफिशिएंटली तरीके से यूज हो पाए। डिसीजन जो है वो इस तरीके से लिया जाए कि रिटर्न्स अच्छे हों। पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अवॉइड किया जाए। ठीक है, फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, यानी कि ऑपरेट विद इन द लॉ। हमें कानून के अंदर, जो हमें कानून के लॉज बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग ही ऑपरेट करना है चीज़ों को, यानी कि हम उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। एथिकल कस्टम को फॉलो करना है, एंड फ्रॉड से हमें फ्रॉड को अवॉइड करना है। नेक्स्ट आता है, जो आता है वो आता है नो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बियॉन्ड प्रॉफिट। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सीधा सीधा साधारण है कि कॉरपोरेशन आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम। यानी जो हमारी कॉरपोरेशंस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोई जिम्मेदार नहीं है आपकी सोशल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। जैसे कि कोई पर्सन हमारी कंपनी के अंदर एज अ शेयर होल्डर पैसा लगा रहा है, या फिर कोई और एज अ काम कर रहा है, तो वो अगर उसके घर में उसकी वाइफ से नहीं बन रही है, उसका कुछ पेरेंट्स से नहीं बन रही है, उनसे लड़ाई चल रही है, कुछ और मैटर है, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है कॉर्पोरेशन की, वो उसकी सोशल सोसाइटी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। एंड सोशल वेलफेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, और जो समाजी जो वेलफेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, नॉट बिजनेस। ठीक है, यानी कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि सोशल वेलफेयर जो होता है वो एक तरीके की जिम्मेदारी है, किसकी, गवर्नमेंट की, बिजनेस की नहीं है। ठीक है, मिस यूज ऑफ रिसोर्सेज जो है वो नहीं होने चाहिए। ठीक है, अल्टीमेटली प्रॉफिट होना चाहिए, बेटर ब्रांड इमेज भी इससे इंक्रीज हो जाती है। शेयर होल्डर के बारे में आप इतना लिख सकते हो आराम से, कंक्लूजन पढ़ लेना बहुत है।
नेक्स्ट आता है CSR क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। नाम से ही क्लियर है, कॉर्पोरेट सोशल मतलब समाज की, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी refers to ethical obligation of a business to contribute to economic, social and environmental well-being of society. It means that company should not only focus on profit but also operate in the way that is ethical, responsible and sustainable. इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कंपनी को सिर्फ प्रॉफिट पे ही फोकस नहीं डालना। मान लो हम सिर्फ प्रॉफिट पे ध्यान दे रहे हैं और कस्टमर को नुकसान हो रहा है या फिर हमारे किसी शेयर होल्डर को नुकसान हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लो हम प्रॉफिट के बारे में सोचते रहें और ठीक है, और बाकी चीज़ों का नुकसान हो जाए तो वो भी ठीक नहीं है। एथिकल तरीके से काम करना है, रिस्पॉन्सिबल होके करना है एंड सस्टेनेबल। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो यहाँ लिखा है कि CSR इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड सोसाइटी। समाज से रिलेटेड जो, सोसाइटी से रिलेटेड जो जिम्मेदारी है वही हमारी CSR कहलाती है, और कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए सोसाइटी पे, क्योंकि अगर हमारी सोसाइटी में नुकसान हो रहा है यानी कि तो हमारा कोई भी फायदा नहीं है प्रॉफिट को कमाने का। आई होप आपको क्लियर है। इसके कुछ उद्देश्य हैं। सबसे पहला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ये प्रमोट करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एम्प्लॉयज एंड कम्युनिटीज को भी इम्प्रूव करे, हमारा वातावरण भी प्रोटेक्ट रहे यानी कि वातावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम प्रॉफिट के चक्कर में इतना फैक्ट्री से, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से कचरा, कूड़ा और ये सब चीजें निकल रही हैं, वेस्टेज निकल रही हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पॉजिटिव ब्रांड इमेज को बिल्ड करे, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस को भी इंश्योर कर दे। आई होप आपको क्लियर है, इतना आप लिख सकते हो, सफिशिएंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग अब अपना कैरोल पिरामिड ऑफ CSR क्या कहता है, यानी कि ये जो मॉडल है वो हमें क्या बताता है। कैरोल पिरामिड ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज प्रपोज बाय अजय बी कैरोल इन 1991 में दी गई थी, जो कि बताता है हमें मॉडल को उन्होंने कुछ मॉडल यूज किए थे, उसकी मदद से हमें समझाया गया है कि जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड सोसाइटी, चीज वही है, CSR का ही है, बस इसको थोड़ा डायग्राम की मदद से समझाया गया है। ठीक है, इस तरीके से ट्राइंगल फॉर्म में, पिरामिड की फॉर्म में, और ऐसे चार चीजें बताई गई है। जैसे पहला आता है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लीगल, थर्ड इज एथिकल एंड फोर्थ वन इज फिलेंट्रॉफिक। तो इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या कहता है, बी प्रॉफिटेबल, क्या कहता है, बी प्रॉफिटेबल, यानी कि कंपनी मस्ट प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस दैट सोसाइटी नीड, यानी जो सोसाइटी चाहती है ना, सोसाइटी की जो जरूरत है ना, हमें वो गुड्स प्रोड्यूस करने हैं और वही सर्विस देनी है, ताकि समाज जो है यानी सोसाइटी जो है उसकी जरूरत पूरी हो जाए और प्रॉफिट भी अर्न हो जाए एंड सर्वाइवल फॉर ग्रोथ, फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ। ठीक है, मतलब इतना प्रॉफिट हो जाए कि सर्वाइवल भी हो जाए और ग्रोथ भी हो जाए। रिटर्न टू इन्वेस्टर भी प्रोवाइड करे, जिन्होंने पैसा लगाया उनको अच्छे खासे रिटर्न्स मिले, एंड साथ ही साथ क्रिएट जॉब्स एंड कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमी। नेक्स्ट आता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीगल बोले तो लॉ, ओबे द रूल, लॉ, यानी कि हमें कानूनी चीजों को भी मानना है, अपने लॉज को भी मानना है, जैसे लेबर लॉ, टैक्स लॉ, ये सारी चीजें हमने अलग अलग बुक्स में पढ़ी है। आप इसको एलाबोरेट करना चाहो तो कर सकते हो, वरना पॉइंट्स भी लिख सकते हो, इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट आता है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिकल डू व्हाट इज राइट, फेयर एंड जस्ट, जो चीज सही है, फेयर है, जस्ट है, वो सब चीजें एथिकल वे में आपको करनी है, ताकि सोसाइटी जो है वो सही तरीके से रहे। हमें मोरल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को अवॉइड करना है, नहीं करनी है कि हम बस अपने फायदे के चक्कर में कस्टमर का नुकसान कर रहे हैं, यानी कि अगर हमने कोई भी प्रोडक्ट बनाया और उससे हमें फायदा हो रहा है, ठीक है, अब जैसे इसमें एग्जांपल मैं ले सकती हूँ फ्रूटी का, ठीक है, या फिर चॉकलेट का, उसमें चीनी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब चिप्स का आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि अंकल चिप्स है, उसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें नमक भी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, चीनी भी ज़्यादा नहीं खानी चाहिए। तो सॉल्ट तो फिर भी डिसॉल्व हो जाता है, बट शुगर हमारे बॉडी को फैट बढ़ाता है, बट सॉल्ट भी ज़्यादा इंटेक नहीं करना चाहिए, बीपी वगैरह बढ़ जाता है। आजकल हम चिप्स वगैरह बहुत खाते हैं, कई लोग तो दिन के 4-4 5-5 पैकेट्स खा जाते हैं, तो वो भी सही चीज़ नहीं है। किसी-किसी चिप्स में, किसी-किसी नमकीन में नमक बहुत ज़्यादा होता है और बहुत हल्की क्वालिटी का होता है, और वो कोई सेंधा नमक यूज़ नहीं करते, और आपको पता ही है किस तरीके से नमक यूज़ किया जाता है, चीनी यूज़ करी जाती है और पाम ऑयल यूज़ होता है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में। ठीक है, चिप्स बनते भी हैं तो गंदे तेल में बनते हैं, ठीक है, पाम ऑयल में, या नमकीन जो बन रही है, तो
अब मान लो कि वो ये सब चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और उससे हमारी बॉडी इफ़ेक्ट मार रही है, तो ये सारी चीज़ें कंपनी को खुद सोचनी चाहिए, ऑर्गेनाइज़ेशन को सोचना चाहिए। अगर वो सोसाइटी की बात कर रही है तो छोटे-छोटे पॉइंट्स उनको सोचने चाहिए, जिससे कि एनवायरनमेंट भी हार्म ना हो एंड हमारा वातावरण भी, जैसे मैंने अभी पीछे एग्जांपल दिया था वेस्टेज का, ठीक है, पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ये सब चीज़ें वो भी ना हो। एंड लास्ट वन आता है आपका फिलैंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बोलता है डोनेशन टू चैरिटीज, हमें कुछ दान वान भी देना चाहिए, बी गुड कॉर्पोरेट सिटीजन, एक अच्छा कॉर्पोरेट सिटीजन भी बनना है, यानी कि थोड़ा बहुत दान करें, ठीक है। दान कौन करे? ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर को सपोर्ट करे, डेवलपमेंट एक्टिविटी को भी कम्युनिकेट करे एंड जो स्पोर्ट्स एंड कल्चर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें फंडिंग भी दे दे। तो इसी तरीके से था ये पूरा का पूरा, ये वो मैंने ऊपर आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। देखो ये तो नाम से क्लियर है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज टू एक्ट इन अ वे दैट सर्व नॉट ओनली इट्स ओन इंटरेस्ट प्रॉफिट बट ऑल्सो द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। वही वाली बात आ गई, अपनी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने अपने बारे में ना सोचे, अपने प्रॉफिट के बारे में ना सोच के सोसाइटी के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचे कि वो क्या चाहती है, उसकी क्या नीड है, उसको कैसे बेनिफिट होगा, उसको हार्म ना हो, ठीक है। तो वाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट, लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ बिजनेस, की हम अगर सोसाइटी के बारे में सोचेंगे तो सोसाइटी भी हमारे पे ट्रस्ट करेगी, करेगी ना, तो इससे हम लॉन्ग टर्म तक बिजनेस जो है वो सरवाइव कर पाएगा, पब्लिक इमेज भी बेटर होगी, गुडविल इंक्रीज होगी, कस्टमर की लॉयल्टी बनेगी, मोटिवेटेड एम्प्लॉइज। अब मैं ना यहाँ पे एग्जांपल देना चाहती हूँ भाई, एक हल्दीराम का यहाँ पर, ठीक है, या फिर मैकडॉनल्ड्स का। चलो मैं एग्जांपल ले लेती हूँ मैकडॉनल्ड्स का, ठीक है। तो जैसे मैकडॉनल्ड्स है और एक नॉर्मल बर्गर की मैं बात करूँ, कई जगह क्या होता है चाइनीज़ बर्गर मिलता है, मुझे नहीं पता आपके वहाँ पे मिलता है नहीं मिलता। कई जगह तो वो आलू टिक्की वाला मिलता है। तो अब क्या है कि वो होता है फ्राइड, फ्राइड मीन्स दैट कि वो उसके अंदर पाम ऑयल आ गया, ठीक है, कोई देसी घी तो यूज़ नहीं हो रहा। अब वो तेल में नहाया हुआ बर्गर अच्छा तो लगता है, टेस्टी तो लगता है, चाहे वो चाइनीज़ बर्गर हो, चाहे वो नॉर्मल बर्गर हो। तो वो बहुत अच्छा लगता है खाने में क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा आ जाता है। बट यही हम अगर मैकडी जाते हैं तो हमें इतना हार्म नहीं करता जितना कि पाम ऑयल वाला बर्गर हमें हार्म करता है, ठीक है। बट स्टिल अगर मैं मैकडी की बात करूँ, अब जैसे कि क्या हो रहा है कि आप मैकडी में जाओगे तो अभी-अभी रिसेंटली वहाँ पर जो बन होता है, मतलब बर्गर का जो बन होता है, पहले तो मैदे का ही होता था, इनफैक्ट अभी भी मिलता है आपको, बट उसमें आपको चूज़ करना पड़ता है कि आप जो है इसमें कौन-सा वाला ले रहे हो, ठीक है। मतलब मल्टीग्रेन भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब मल्टीग्रेन आप बन ले लो और उसके बाद उसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन करा लो। तो वो चीज़ मुझे बड़ी सही लगी कि ठीक है, अगर हमें मैदा इनटेक नहीं करना, एक अच्छी हेल्दी हेल्दी बर्गर खाना है, वेजी वाला बर्गर खाना है, वेजिटेबल्स वाला बर्गर खाना है, एक हेल्दी वे में, तो हम जो है वो चूज़ कर सकते हैं कि हम मैदे वाला बर्गर ना लेकर के हम मल्टीग्रेन बन ले लें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ काफ़ी अच्छी मैकडॉनल्ड्स ने डिसाइड करी है, ठीक है। तो ऐसे मुझे बहुत सही लगा ये ऑप्शन। तो ऐसे ही सोसाइटी के बारे में अगर हम धीरे-धीरे सोचते रहेंगे, उनके उनके बारे में सोचेंगे तो एक ब्रांड इमेज और ज़्यादा बिल्ड होती है, और ज़्यादा कस्टमर इंक्रीज़ होंगे। कस्टमर आएँगे तो इनकम ज़्यादा तो प्रॉफिट, प्रॉफिट तो ग्रोथ, ऐसे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, एम्प्लॉय भी मोटिवेट होता है, अंदर के जितने भी हैं, अगर हमारा वर्किंग कंडीशन गुड है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग अपने वॉलंटरी गाइडलाइंस ऑफ सीएसआर, जिसमें आता है voluntary CSR guidelines are non-binding framework issued by government or industry body to encourage business to go to beyond legal compliance and adopt socially responsible practices पे वो काम करें। एंड यहाँ पे बताएंगे इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर जो एमसी है उसने इशू किया है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉलंटरी गाइडलाइन 2009, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स बताए गए हैं। दीज गाइडलाइंस वर लेटर फॉलोड बाय अ मोर डेवलप्ड सेटअप नोन एज नेशनल वॉलंटरी गाइडलाइंस हो गए, जैसे समाज के लिए, वातावरण के लिए, इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। बाकी आप इसको जाके डेप्थ में पढ़ सकते हो, बट ये 2 पॉइंट्स पे आप वहाँ पे लिख सकते हो, जैसे कि ऑल स्टेक होल्डर की केयर करना, एथिकल फंक्शनिंग करना, ठीक है। वही सारे पॉइंट्स हैं, बस थोड़ा-सा एलैबोरेट करना है, ह्यूमन राइट्स की इज़्ज़त करना, ठीक है, एनवायरनमेंट में रिस्पेक्ट करना, वो सारे पॉइंट्स हैं, आप बना-बना के इसको लिख सकते हो। ये तो काफ़ी डेप्थ में दे रखा है, जिनको ज़्यादा पढ़ना है। सीएसआर की स्ट्रैटेजी जो है वो क्या है? लास्ट क्वेश्चन है।
सीएसआर स्ट्रेटजी जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोल बोल के मेरा थोड़ा गला ऐसे बैठ गया तो आप प्लीज इग्नोर करना, क्योंकि मुझे बस अब सिलेबस कराना है फटाफट से, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम कम है मेरे पास और आप लोगों के पास भी। सीएसआर स्ट्रैटेजी जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी है, जो कि एक लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान बाय विच आ बिजनेस इंटीग्रेट सोशल, इन्वायरमेंटल, एथिकल एंड स्टेक होल्डर कंसर्न इनटू ऑपरेशन। आप सोचेंगे मैम सारे क्वेश्चन एक जैसे लग रहे हैं, तो देखो भाई ये सब्जेक्ट ही ऐसा है बिजनेस एथिक्स का कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सिखाया जाता है कि समाज की इज्जत करो, उसको अच्छे से डील करो, ये सारे ही पॉइंट्स आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो वो सब है। सीएसआर की स्ट्रेटजी बोलती है कि प्रोवाइड करो एक सिस्टमैटिक अप्रोच फॉर सिलेक्टिंग सीएसआर एक्टिविटी, एलोकेटिंग रिसोर्सेज, इंप्लीमेंटिंग प्रोग्राम्स, प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करो एंड सोशल इम्पैक्ट को मेजर करो। यानी सीएसआर स्ट्रेटजी इज इक्वल टू हाउ अ कंपनी प्लान। अगर आपको अभी तक कुछ समझ नहीं आया इस क्वेश्चन के अंदर तो आप ध्यान से सुनना। सीएसआर स्ट्रेटजी इज इक्वल टू हाउ अ कंपनी प्लान, की किस तरीके से कंपनी जो है वो प्लान करती है, एग्जीक्यूट करती है, इवेलुएट करती है इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटी, यानी जो समाजी, जो सोसाइटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक, वो किस तरीके से उसके बारे में प्लान बनाती है, एग्जीक्यूट करती है, ऐसे काम मतलब प्लान बनाया ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, फिर उसको एग्जीक्यूट करती है, हाँ इस तरीके से होगा, फिर इवेलुएट करती है कि क्या चीज़ हो गई है, क्या चीज़ कैसे सही करनी है। तो सीएसआर स्ट्रैटेजी के कुछ मकसद हैं, वो ऐसा क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसके मकसद क्या हैं। तो सबसे पहला आता है यहाँ पर जो बताया है कि ब्रांड इमेज को इम्प्रूव करता है। अगर वही बात आ गई कि हम अगर समाज के बारे में, सोसाइटी के बारे में सोच रहे हैं, तो सोसाइटी भी हमारे बारे में सोचेगी कि हमारे लिए अच्छा काम किया है, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट बढ़ जाएगा। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर भी बताया गया, कंप्लाई लीगल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया गया, लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। स्ट्रेंथन कम्युनिटी रिलेशनशिप एंड सोशल वेलफेयर को भी ये इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, सस्टेनेबल को इंश्योर करता है एंड सोशल इम्पैक्ट को भी ये मेजर कर लेता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स थे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है यूटिलिटेरियलिज्म इज एन एथिकल, ये होता क्या है। तो इज एन एथिकल थ्योरी विच स्टेट दैट एन एक्शन इज मोरली राइट if it produces the greatest happiness for the greatest number of people. It focuses on outcome or consequence, not attention. ये attention पे ध्यान ना दे के outcome and consequence पे पूरा focus डालता है। An action is good if it result is maximum overall benefit and minimum harm. यानी कि हमारा जो मैक्सिमम ओवरऑल अगर बेनिफिट हो रहा है, रिजल्ट दे रहा है, अच्छा रिजल्ट दे रहा है और मिनिमम हार्म के साथ, तो वो हमारा यूटिलिटेरियलिज्म कहलाता है। आई होप आपको क्लियर है। तो इस तरीके से है टोटल हैप्पीनेस माइनस टोटल सफरिंग, तो ये इसका फॉर्मूला भी है, जिसमें बताया गया है कि ईच इंडिविजुअल एक्शन बेस्ड ऑन वेदर इज मैक्सिमम हैप्पीनेस को भी इवेलुएट करता है। जैसे डोनेटिंग टू चैरिटी बिकॉज इट हेल्प मेनी पीपल, डोनेट करने से क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की मदद हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा रूल। रूल यूटिलिटेरियलिज्म बोलता है कि फॉलो रूल्स दैट जनरली लीड्स टू ग्रेटेस्ट गुड, फॉलोइंग ट्रैफिक रूल्स बिकॉज दे प्रोटेक्ट सोसाइटी ओवरऑल, यानी हमें अपने ट्रैफिक रूल को फॉलो करने से सोसाइटी की ओवरऑल प्रोटेक्शन हो जाती है। ठीक है, तो ये है, तो आप इसको और भी बना के लिख सकते हो, बाकी शॉर्ट में भी दे रखा है। ठीक है, मोर कस्टमर बेनिफिट आप इसको याद रख सकते हो, लिखा भी है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अ कंपनी रिड्यूस प्रोडक्ट प्राइसेस, यानी कंपनी ने प्राइस को कम कर दिया है टू मेक इट अफोर्डेबल फॉर मोर पीपल। Profit reduced slightly but more customer benefit so that action is considered ethical from a utilitarianism viewpoint. तो यूटिलिटेरियलिज्म बोलता है कि अगर कंपनी ने अपने प्रोडक्ट का प्राइस गिरा दिया है बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि वो अफोर्डेबल हो चुका है, प्रॉफिट तो रिड्यूस हो चुका है स्लाइटली बट कस्टमर का बेनिफिट हो रहा है, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूटिलिटेरियलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एथिकल प्रिंसिपल इन बिजनेस। Ethical principle in business refers to moral guidelines that govern how a company and its employees should behave. यानी कि ethical principle in business ये बताता है कि जो moral guidelines हैं वो किस तरीके से how a company एंड उसके जो एम्प्लॉय हैं वो बिहेव किस तरीके से करते हैं, फेयरनेस ऑनेस्टी के साथ काम करें, ये उनके प्रिंसिपल है। जिम्मेदारियां, रिस्पेक्ट हर एक बिजनेस एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऊपर भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जैसे इंटीग्रिटी बताया था, ऑनेस्टी बताया था, फेयरनेस मैंने डिटेल में बताया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, स्टेक होल्डर की इज्जत करना, लॉयल्टी, ये सारे पॉइंट्स मैंने ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, वही आप बना के लिख सकते हो, बिल्कुल सेम है। आई होप आपको क्लियर होगा। वीडियो जो है अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा।
एंड मिलते हैं हम अपने नए सब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।